नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोहान्सबर्ग में आईबीएसए नेताओं की बैठक में लेंगे भाग। दक्षिण अफ्रीका सहित कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र से पीएम मोदी का संबोधन। आपदाओं से निपटने, जलवायु परिवर्तन, न्यायपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों पर दिया जोर। G20 समिट के पहले दिन जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र को किया गया स्वीकार। पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए G20 पहल का रखा प्रस्ताव। जेनेवा में आज से अमेरिका, यूक्रेन और रूसी प्रतिनिधिमंडल के बीच होगी बातचीत। यूक्रेन रूस पीस प्लान पर होगा मंथन। और गुवाहाटी टेस्ट का आज दूसरा दिन। पहले दिन दक्षिण अफ्रीका ने बनाए 6 विकेट पर 247 रन। कुलदीप यादव ने झटके 3 विकेट। सभी खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण अफ्रीका दौरे का आज तीसरा और अंतिम दिन है। पीएम आज G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र में भाग लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी छठे आईबीएसए शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये सम्मेलन भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे, जिसमें वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री माइक कार्नी के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी वार्ता करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में आपदाओं, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा परिवर्तनों के साथ साथ मजबूत खाद्य प्रणालियों को सुनिश्चित करने के लिए एक लचीली दुनिया के निर्माण पर केंद्रित दूसरे सत्र को संबोधित किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इन सभी मोर्चों पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है और एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहा है जो मानव केंद्रित और समावेशी हो। भारत स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और यही कारण है कि भारत पुनर्चक्रण, शहरी खनन, सेकेंड लाइफ बैटरियों और इससे जुड़े नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए G20 क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलेटरी पहल का प्रस्ताव रखता है। पीएम मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का सबसे प्रतिकूल प्रभाव हमारे कृषि क्षेत्र पर पड़ रहा है, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो रही है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि कैसे भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा और पोषण सहायता कार्यक्रम, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना और फसल बीमा योजना के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान कर रहा है। भारत पौष्टिकता से भरपूर श्री अन्न या मोटे अनाजों को बढ़ावा देने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। G20 लीडर्स समिट के पहले सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रगति और प्रकृति के बीच सामंजस्य के लिए भारत के सभ्यतागत ज्ञान पर आधारित एकात्म मानववाद के विचार को रेखांकित किया। पीएम ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान की गई पहल को G20 जोहान्सबर्ग में आगे बढ़ाया गया है। पीएम ने स्किल्ड माइग्रेशन, पर्यटन, खाद्य सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में किए गए कार्यों की सराहना की। पीएम ने वैश्विक संस्थाओं में ग्लोबल साउथ की बड़ी भागीदारी पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कुछ कार्य योजनाओं का प्रस्ताव रखा। इनमें G20 वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार पहल शामिल है। पीएम ने इस संबंध में समृद्ध भारतीय परंपरा को रेखांकित किया। पीएम ने कहा कि इससे हमें अपने सामूहिक ज्ञान को बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
पीएम ने भारत की G20 अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाए जाने का जिक्र किया। पीएम ने वैश्विक प्रगति के लिए अफ्रीका की प्रगति को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। पीएम ने कहा कि भारत हमेशा अफ्रीका के साथ एकजुटता से खड़ा रहा है। पीएम ने G20 अफ्रीका कौशल गुणक पहल का प्रस्ताव रखा। पीएम ने कहा कि हमारा सामूहिक लक्ष्य अगले दशक के भीतर अफ्रीका में 10 लाख प्रमाणित प्रशिक्षक तैयार करना होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक G20 वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया दल के गठन का भी प्रस्ताव रखा। पीएम ने कहा कि हमारा प्रयास G20 देशों के प्रशिक्षित चिकित्सा विशेषज्ञों की टीमें बनाना होना चाहिए, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत तैनाती के लिए तैयार रहें। पीएम ने अपने संबोधन में मादक पदार्थों, आतंकवाद के गठजोड़ का मुकाबला करने के लिए G20 पहल का भी प्रस्ताव रखा। इसका उद्देश्य इस खतरनाक गठजोड़ को तोड़ना है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का लीडर्स डिक्लेरेशन जारी किया गया है। G20 समिट के लीडर्स डिक्लेरेशन में भारत की प्राथमिकताओं और उसके नेतृत्व में हुए प्रमुख वैश्विक निष्कर्षों को स्पष्ट रूप से महत्व दिया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान स्थापित की गई महत्वपूर्ण एजेंडे इस घोषणा पत्र में फिर से मजबूत किए गए हैं, जिससे ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती मिली है। लीडर्स डिक्लेरेशन में आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाया गया है। इसमें आतंकवाद के हर स्वरूप की कड़ी निंदा की गई है। भारत लगातार इस मुद्दे पर वैश्विक समुदाय से सख्त रुख अपनाए जाने की वकालत करता रहा है। घोषणा पत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि DPI की परिवर्तनकारी क्षमताओं को रेखांकित करते हुए इसमें नई दिल्ली की प्रतिबद्धताओं को दोहराया गया है। इसके साथ ही सुरक्षित, विश्वसनीय और मानव केंद्रित AI के विकास और उपयोग को फिर से प्राथमिकता के रूप में स्वीकार किया गया है। घोषणा पत्र में भारत द्वारा आगे बढ़ाए गए महिलाओं के नेतृत्व में विकास को समर्थन मिला है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर भारत के नेतृत्व में बनी वर्किंग ग्रुप की उपलब्धियों को मान्यता देते हुए इसमें कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI की भूमिका को रेखांकित किया गया। वैश्विक खाद्य सुरक्षा की मौजूदा चुनौतियों के चलते खाद्य सुरक्षा और पोषण पर भारत की नीतियों को इसमें बल दिया गया है। इसमें पारंपरिक और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की भूमिका को स्वीकार किया गया। समिट में क्लाइमेट फाइनेंस पर अधिक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। दस्तावेज में यह स्वीकार किया गया है कि विकासशील देशों को 2030 से पहले अपने NDCs को पूरा करने के लिए 5.8 से 5.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। टिकाऊ उपभोग उत्पादन और लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को मेन स्ट्रीम में लाने पर भी जोर दिया गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और प्रतिनिधित्व बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। घोषणा पत्र में UNSC में सुधार का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इसके अलावा घोषणा पत्र के कई हिस्सों में नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन की भाषा और दृष्टिकोण को अपनाया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत की अध्यक्षता ने G20 के दीर्घकालिक वैश्विक दिशा पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। दक्षिण अफ्रीका समिट की लीडर्स डिक्लेरेशन ने न केवल भारत की प्राथमिकताओं को मजबूती से दर्ज करता है, बल्कि इसने ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी अंतर्राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में स्थापित किया है। तो दक्षिण अफ्रीका में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन में भारत के दृष्टिकोण से कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल हुई हैं, इस पर और भी ताज़ा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन के पास चलते हैं। अखिलेश, सबसे पहले तो यही बताइए कि G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कौन कौन से कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्या कुछ आज एजेंडा रहेगा? देखिए, अगर भारत के लिहाज से कहें तो 2023 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, वह शिखर सम्मेलन में मुख्य तौर पे अगर कहें तो ग्लोबल साउथ की आवाज़ को और ग्लोबल साउथ की समस्याओं को चिन्हित करना था, जिससे कि विकसित देश भी समझें और उसके प्रति संवेदनशील हो। तो जिस तरीके से 2023 के बाद 2024 में ब्राज़ील में शिखर सम्मेलन हुआ और उसके बाद अब साउथ अफ्रीका में शिखर सम्मेलन हो रहा है G20 का, तो निश्चित तौर पर एक ट्राजेक्टरी जो बनी है, एक जो पूरी
दिशा बनी है वो ये है कि ग्लोबल साउथ आज भी दक्षिण अफ्रीका के शिखर सम्मेलन में भी महत्वपूर्ण रहा। और ग्लोबल साउथ के लिहाज से जो खास तौर पे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है ग्लोबल साउथ के देशों को कि वो एक कर्ज से के बोझ से इस तरीके से दब जाते हैं कि उनकी जो संप्रभुता है वो कई बार संप्रभुता खतरे में पड़ जाती है। तो G20 शिखर सम्मेलन में इस मामले में काफ़ी संवेदनशीलता से विचार हुए, उसके बारे में रिजोल्यूशन भी लिए गए। और इसके पहले फिनेंशियल मिनिस्टर्स की जो टॉक हुई थी उसमें भी इसके बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा की गई थी। तो G20 के शिखर सम्मेलन के पहले दिन भी इस पर चर्चा हुई, रिजोल्यूशन लिया गया। और G20 लीडर्स जो स्टेटमेंट आया इसमें भी इसका रिफ्लेक्शन हुआ है। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात कह सकते हैं कि आतंकवाद किस तरीके से G20 के देशों में के विकास में और पूरी दुनिया के विकास में किस तरीके से बाधा बन रही है और किस तरह से आतंकवाद का जो नारकोटिक्स ट्रेड है उसके साथ एक नेक्सस बन गया है खतरनाक। उस नेक्सस के बारे में भी G20 ने अपने रिजोल्यूशन में स्थान दिया, जो कह सकते हैं कि भारत के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत सीमा पार आतंकवाद से लगातार पीड़ित रहा है। और ऐसे में G20 का निर्णय लेना निश्चित तौर पे जो देश आतंकवाद को पल्लवित पोषित करते हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। और इसके बाद तीसरा अगर कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से 6 प्रस्ताव दिए और उन 6 प्रस्तावों में G20 हालांकि इस G20 शिखर सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका, लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी। और उसके बाद आगे जो अब G20 की शिखर बैठकें होंगी या उसके साथ साथ अन्य जो उसके पहले जो मीटिंग होगी उन मीटिंग में इस पर जरूर चर्चा होगी। और निश्चित तौर पर उसमें विकसित देशों और जो विकासशील देश हैं G20 के सदस्य उनके बीच में चर्चा होगी। तो इस मामले में कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2023 में जिस राह पर G20 को ले चलने का प्रस्ताव दिया था उसी राह पे दक्षिण अफ्रीका में भी विचार हुए और उसी लिहाज से जो लीडर्स स्टेटमेंट हुआ उसमें भी लिया गया। तो G20 में जो महत्वपूर्ण एक भूमिका खास करके मैं दक्षिण अफ्रीका में देख रहा था कि जिस तरीके से भारत में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया उस बात की दक्षिण अफ्रीका में भी काफ़ी रिफ्लेक्शन लग रहा था। लोग खुश थे कि भारत में निर्णय लिया गया और पहली बार दक्षिण अफ्रीका में या अफ्रीका के किसी देश में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ। निश्चित तौर पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है दक्षिण अफ्रीका के लिए और सारे अफ्रीकी देशों के लिए। जी, और इसके साथ साथ अखिलेश ये भी बताइए कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो ये आयोजन किया जा रहा है इसके प्रमुख एजेंडे में क्या कुछ शामिल रहेगा? देखिए G20 का जो आज का शिखर सम्मेलन है उसमें जो थर्ड सेशन में बात होगी जिसमें कि क्रिटिकल मिनरल्स से लेके फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड AI तक सारी बातें होंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें इंटरवेन करेंगे, उसमें अपनी बात रखेंगे। यह एक महत्वपूर्ण सत्र होगा क्योंकि पूरी दुनिया अभी देख रहे हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स की खोज में घूम रही है और AI पे पूरी दुनिया में काम हो रहा है, तरह तरह के अलायंसेज भी बन रहे हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बैठक जो भारत के लिहाज से कहें कि IPSA की बैठक होगी, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका की। काफ़ी वर्षों बाद ये बैठक एक बार फिर से हो रही है और इस बैठक के होने का मतलब ये है कि जो चैलेंज, जो चुनौतियां अभी दुनिया के सामने है और उसमें भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जो ग्लोबल साउथ के 3 सबसे महत्वपूर्ण देश हैं, उन महत्वपूर्ण देशों के जो शासनाध्यक्षों के बीच में चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर एक जो चुनौती आ रही है खास तौर पर जो अमेरिका की तरफ से, उस चुनौती, उस टैरिफ वार में किस तरीके से अपने अंदर, ग्लोबल साउथ के अंदर किस तरीके का सहयोग बन सकता है, क्या भूमिका हो सकती है इन 3 देशों की, इस पर विचार होगा। हो सकता है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ अलग से भी एक बैठक हो और उस बैठक में भी आपसी संबंधों पे चर्चा की जाए। तो निश्चित तौर पे आज जो एक कंक्लूडिंग कह सकते हैं कि एक दिन है आज G20 शिखर सम्मेलन साउथ अफ्रीका का और उस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना इंटरवेंशन जिस तरीके से करना होगा करेंगे, हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन निश्चित तौर पे उसमें ग्लोबल साउथ की बात रिफ्लेक्ट होगी और भारत ने क्या क्या किया है इस मसले पे, इन मसलों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आज का दिन भी बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। इसके अलावा खबरों में बढ़े आगे तो आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी पहल की घोषणा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी अल्बनीज और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की बैठक के बाद इसकी घोषणा हुई। PM ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा
कि ये पहल उभरती प्रौद्योगिकियों में 3 महाद्वीपों और 3 महासागरों के लोकतांत्रिक साझेदारों के बीच सहयोग को गहरा करेगी। पीएम ने लिखा कि ये पहल आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण, स्वच्छ ऊर्जा और एआई को व्यापक रूप से अपनाने में सहायता प्रदान करेगी। पीएम ने लिखा कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। और वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने आज तकनीक और नवाचार की दुनिया में एक नया अध्याय शुरू किया है। तीनों देशों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत प्रौद्योगिकी एवं नवाचार ACI-TI नामक साझेदारी की घोषणा की। तीनों देश अब मिलकर नई तकनीक, शोध और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर से मुलाकात की। दोनों नेता बेहद गर्मजोशी से मिले और दोनों ने आपस में बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में ही फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी भरे माहौल में बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यांग के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बैठक में आर्थिक और निवेश संबंधों को और भी प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा हुई। इसके अलावा पीएम की जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक अत्यंत शानदार रही। इस वार्ता में भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, तकनीक और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग पर विशेष जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक डॉक्टर नगोजी ओकोंजो-इवेला से मुलाकात की है। जोहान्सबर्ग में हुए इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री और WTO प्रमुख के बीच वैश्विक व्यापार परिदृश्य और आर्थिक सहयोग पर चर्चा हुई। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत और मलेशिया के बीच सहयोग को और गहरा करने और विभिन्न क्षेत्रों में विविधता लाने पर सहमति जताई। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी ने अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको के साथ भी चर्चा की और जानकारी साझा की। राष्ट्रपति लोरेंको के साथ पीएम मोदी ने व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। पीएम ने इस वर्ष की शुरुआत में लोरेंको के दिल्ली दौरे को याद करते हुए कहा कि भारत अंगोला के साथ अपनी दोस्ती को बहुत महत्व देता है और यह साझेदारी दोनों राष्ट्रों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकातों का सिलसिला जारी रखते हुए पीएम मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से भी मुलाकात की। उन्होंने इस बातचीत को अत्यंत फलदायी बताया और कहा कि भारत सिंगापुर साझेदारी विकास और स्थिरता के लिए एक प्रमुख कारक है। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय स्थिरता और आपसी हितों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संवाद भविष्य में दोनों देशों के संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन के साथ भी अहम बैठक की। जोहान्सबर्ग में हुई इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर कहा कि भारत और वियतनाम के बीच एक मजबूत और भविष्य उन्मुख दोस्ती के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट है। जोहान्सबर्ग में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली से मुलाकात की। मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि भारत और इथियोपिया के बीच साझेदारी ऐतिहासिक आधारों पर टिकी है और विकासात्मक सहयोग ने इसे और भी मजबूत बनाया है। उन्होंने कहा कि भारत तकनीक, स्किलिंग और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इथियोपिया के साथ साझेदारी को आगे बढ़ाता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पर विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी ने मानव केंद्रित, समावेशी और टिकाऊ विकास पर जोर दिया। Prime Minister emphasized that it was time to look at new parameters of development, one which addressed imbalance of growth and overexploitation of nature. In this context, Honorable Prime Minister noted that the idea of integral humanism based on India's civilizational wisdom must be explored, which takes into account the holistic view of human society and nature, and that is how harmony between progress and planet could be achieved. सुधाकर दलेला ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने G20 को लेकर कई प्रस्ताव रखे हैं। कौशल विकास, स्वास्थ्य और आतंकवाद के खिलाफ विशेष रूप से काम करने के महत्व को रेखांकित किया है। Elaborating India's approach to growth, development and well-being for all, Prime Minister proposed a few actionable for the G20 to consider. These included, number one, creation of a G20 Global Traditional Knowledge Repository. This would harness collective wisdom of humanity for the benefit of future generations. Secondly, creation of a G20 Africa Skills Multiplier. This program would aim to create a pool of 1 million certified trainers for skilling the youth in Africa. The third, creation of a G20 Global Healthcare Response Team, which would comprise healthcare experts from each of the G20 members and could be deployed to deal with global health challenges in any part of the world. The fourth, establishing a G20 Open Satellite Data Partnership, a program of satellite data in which G20 space agencies would make information available to developing countries for agriculture, fisheries, disaster management, among other activities. Fifth, he also talked about creation of a G20 Critical Minerals Circularity Initiative, an initiative which would foster recycling, urban mining, second life battery projects, and innovation of various types, and help in strengthening supply chain security and develop cleaner pathways of development. And finally, Honorable Prime Minister mentioned about creation of a G20 initiative on countering the drug and terror nexus. दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हर दिन काफी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। यहां लद्दाख के उत्पादों ने भी मेले में अपनी अलग पहचान बनाई है, तो वहीं काफी संख्या में हर्बल उत्पाद भी यहां देखे जा सकते हैं। जीएसटी की दरें कम होने से व्यापारी वर्ग भी मेले में काफी उत्साहित नजर आ रहा है। मेले में हर दिन राज्य दिवस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जा रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की एक खास रिपोर्ट, देखिए। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में काफ़ी संख्या में हर दिन दर्शक पहुंच रहे हैं। लोग यहां जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लद्दाख के उत्पाद भी देखे जा सकते हैं। निखिल जी हमारे साथ हैं। सर, क्या हाथ में ले रखा है आपने? सर, ये लद्दाख की संजीवनी बूटी है। इसका नाम है सी बकथॉर्न, और सी बकथॉर्न जाना जाता है अपनी हाई ऑरैक वैल्यू के लिए, यानी हाई एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू के लिए। कहा जाता है कि इसमें सेब में 100 ग्राम में 2500 ऑरैक पॉइंट्स होते हैं, अनार में 5000 पॉइंट्स होते हैं, और सी बकथॉर्न के अंदर 1.25 लाख पॉइंट्स तक पाए जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि 10 ml सी बकथॉर्न का आपको आधा किलो सेब के बराबर का एंटीऑक्सीडेंट दे सकता है। और इस प्रकार के मौसम में जहाँ पे प्रदूषण इतना ज़्यादा हो रहा है, तो जो ऑक्सीडेंट्स बॉडी में जा कर के डैमेज कर रहे हैं, जो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे में लोगों को ज़रूरत है हाई एंटीऑक्सीडेंट फूड्स को कंज्यूम करने की, और उसमें सी बकथॉर्न अपने आप में एक बहुत कन्वीनियंट सोर्स बन जाता है लोगों को एंटीऑक्सीडेंट देने का। लगता है किस तरह का रुझान मिल रहा है लोगों का यहाँ पर? हम ट्रेड फेयर में 2 साल पहले से आना शुरू करे थे, और 2 साल पहले और पिछले साल तक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन जो लोग आते थे वो सुन के एक्साइटेड ज़रूर होते थे। मगर इस साल लोगों में उत्साह कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। लोगों में जागरूकता है, लोग पहले से सी बकथॉर्न के बारे में जान रहे हैं। मेले में काफ़ी संख्या में हर्बल प्रोडक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ जो महिलाएं हैं काफ़ी खरीदारी करती नजर आ रही हैं। सौंदर्य प्रसाधनों पे काफ़ी भीड़ है। अंगद जी लेकर आए हैं, बात करते हैं किस तरह का उत्पाद लेकर आए हैं? हाँ जी, हमारा ये हर्बल ब्रांड कलेक्शन जो हम 30 साल से 40 साल से अपने ब्रांड चला रहे हैं,
हम यहाँ लाते हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, लोगों से सबसे प्यार मिलता है और हम ऐसे ही प्रमोट करते रहे, यही हमारी आशा है हमेशा आते रहे। महिलाओं का किस तरह का रुझान है, क्योंकि वो सौंदर्य प्रसाधनों में ज़्यादा बिल्कुल महिलाएं इंटरेस्टेड हो रही हैं और जो जीएसटी कम हुआ है उससे भी हमें बड़ा लाभ मिला है। शैम्पू पे जो जीएसटी कम हुआ है उससे हमें काफ़ी राहत मिली है और सारे और पावर बढ़ रही है खरीदने की। मेले में रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। मध्य प्रदेश ने भी अपना राज्य दिवस समारोह मनाया। इसमें कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। कैमरामैन आनंद कुमार और श्रीनिवास के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जेनेवा में आज से अमेरिका, यूक्रेन और रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने और स्थायी समाधान खोजने पर होगा। अमेरिका के प्रतिनिधि वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे, जबकि दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तें और सुरक्षा चिंताओं को सामने रखेंगे। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।